हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसके एमसीक्यू को आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पीछे वाले लेक्चर में 69 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। 70 क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करते हैं। पेन और कॉपी निकाल लीजिए, क्वेश्चन को रीड करिए, इटसेल्फ ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 70 रीड करिए आप। The capacitance of a capacitor becomes 8 by 9 times its original value if a dielectric slab of thickness T is equal to 1 by 3 D is introduced in between the plates, where D is the separation between the plates. The dielectric constant of the slab is. ठीक है, क्वेश्चन आपने रीड कर लिया। ओरिजिनल वैल्यू से मतलब है जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया बिटवीन द प्लेट्स तब कैपेसिटेंस की वैल्यू, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दें 1/3 डी तब कैपेसिटेंस की वैल्यू। जो कैपेसिटेंस है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट करने पर वो इक्वल होता है 8/9 टाइम्स जब ओरिजिनल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस की। ये क्वेश्चन में गिवन है, बस इसको सेंटेंस को कंप्लीट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। ये कैपेसिटर ऐड कर लेते हैं एक, इसकी प्लेट सेपरेशन डी और प्लेट एरिया ए, और अभी कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट नहीं किया तो बिटवीन द प्लेट्स एयर होगी, और इसी को ओरिजिनल वैल्यू बोल सकते हो आप, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की ओरिजिनल वैल्यू। सी नॉट लेट कर लेता हूँ, फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सेकेंड केस, ये फर्स्ट केस हो गया, केस फर्स्ट। सेकंड केस कह रहा है कि भाई यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसकी जो प्लेट सेपरेशन है वो डी है, प्लेट एरिया ए है, लेकिन इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर देनी है। जिसकी जो थिकनेस है टी वो 1/3 डी है। तब इसका कैपेसिटेंस क्या होगा इस कैपेसिटर का? तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस के टी प्लस टी अपॉन के। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करते हैं जब जो थिकनेस है स्लैब की वो लेस देन हो डी से एक, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्लैब पुट हो कर दें, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्लैब हो। ये स्लैब की थिकनेस है। अगर जानते हो कंडक्टिंग स्लैब पुट करते तो के इनफाइनाइट रखते और के इन्फिनिटी रखते तो ये वाला पोर्शन जीरो हो जाता। तो इतना फॉर्मूला लगाते सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस के टी। अगर कंडक्टिंग स्लैब होती पार्सली फिल्ड होती, टी लेस देन डी होता तो, लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमसे कैलकुलेट करने की कह रहा है, के की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी की वैल्यू पुट कर दी 1/3 डी/3 प्लस डी/3 के। डी में से डी/3 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो एप्सिलॉन नॉट ए 3d माइनस के डी 2d/3 प्लस डी/3 के। आप यहाँ से डी/3 कॉमन ले लीजिए, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए एंड डी/3 कॉमन ले लिया तो ये 2 प्लस 1/k, और देखो ये 3 तो ऊपर पहुंच जाएगा तो 3 एप्सिलॉन 0 ए बाई डी, और यहाँ से k और एलसीएम ले लीजिए, k अगर एलसीएम ले लें तो 2k प्लस 1, और k ऊपर पहुंचा दो तो 3 एप्सिलॉन नॉट ए के ओवर डी 2k प्लस 1। अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में गिवन है, आप पढ़िए, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बिकम्स 8/9 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ये जो क्वेश्चन में गिवन है कि ये वाला जो कैपेसिटेंस है वो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस का 8/9 टाइम्स है। सी इज इक्वल टू 8/9 टाइम्स ऑफ सी नॉट। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए सी की
जो आपने निकाली है 3 ε0 a के ओवर डी 2k+1 इज इक्वल टू 8/9 c0 ε0 a बाई डी। अब देखो ε0 a बाई डी से ε0 a बाई डी कैंसिल हो जाएगा, तो इस साइड में क्या बचा आपका, इस साइड में 3k ओवर 2k+1 और इस साइड में 8/9, 9 का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 का अगर इसमें 3 में करेंगे तो 27k और ये 16k+8। और देखो 16k को इधर ला के सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 27 में से 16 सब्ट्रैक्ट कर दिए 11k इज इक्वल टू 8, सो k इज इक्वल टू 8/11। तो देखो चॉइस चेक करते हैं, इसकी चॉइस है 70 का 8/11 सी। 70 इज राइट आंसर, कौन सा, सी। देखो 71 क्वेश्चन जो है, 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड आर चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 12 वोल्ट ईच। दे आर नाउ कनेक्टेड टू ईच अदर विद पॉजिटिव प्लेट ऑफ ईच जॉइंट टू नेगेटिव प्लेट ऑफ ईच अदर। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच विल बी। जानते हो ये वाला क्वेश्चन में आपको सेम टू सेम ये 71 एंड 72 ये बोथ क्वेश्चन पीछे के लेक्चर में 19 एंड 20 क्वेश्चन है, 19 एंड 20 ये रिपीट हो गए, इसीलिए मैं इनको नहीं करा रहा हूँ। आप इन क्वेश्चनों को अगर करना चाहते हैं 1 एंड 72 तो आपको पीछे के लेक्चर देखने चाहिए, उसमें 19 और 20 वाला क्वेश्चन देखोगे तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, 73 से करते हैं आगे। इफ द पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर हैविंग अ कैपेसिटेंस, देखो कैपेसिटेंस कितना गिवन है हमें 73 से, तो कैपेसिटेंस सी हमें गिवन है 6 माइक्रोफैराड और इसी कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है उसे हम इंक्रीज कर रहे हैं 10 वोल्ट टू 20 वोल्ट, तो कितनी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी ये पूछ रहा है, ठीक है। 10 से 20 वोल्ट, देखो मैंने कैपेसिटेंस तो लिख ही लिया ये, है ना, कैपेसिटेंस मैंने आपको ये लिख लिया 6 माइक्रोफैराड। अब इसका पोटेंशियल V1 10 वोल्ट से इंक्रीज करके 20 वोल्ट करना है, तो कैपेसिटेंस तो यही है 6 माइक्रोफैराड। तो इतना इंक्रीज करने में, इतना वोल्टेज इंक्रीज करने में कितनी एनर्जी इंक्रीज होगी, तो देखो कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है U हाफ CV², इतनी एनर्जी स्टोर करता है। अगर इसे चेंज करना चाहें तो हाफ Q²/CV ले सकते हो या फिर हाफ QV, ये तीनों फॉर्मूले इक्वल होते हैं। आप ये चेंज कर सकते हो कौन से फॉर्मूले से, Q=CV वाले फॉर्मूले से। जिसके टर्म में चाहिए C और V के टर्म में चाहिए तो ये रहा, Q और C के टर्म में चाहिए तो क्या हटाना है यहाँ से V, तो V की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, V=Q/C, यहाँ पुट करोगे ये आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन में C और V ही गिवन है, तो आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो कि कितनी है, इनिशियल I, तो हाफ CV1 का स्क्वायर। और जब इस जगह पे देखेंगे तो इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इन वोल्टेज इंक्रीज करने के बाद, तो ये हाफ C कैपेसिटेंस सेम रहा है V2 का स्क्वायर। अब वोल्टेज अगर इंक्रीज कर देंगे इस फॉर्मूले से, अगर केवल वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो कितनी इंक्रीज हो जाएगी यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। इंक्रीज इन एनर्जी, द इंक्रीज इन एनर्जी अगर कैलकुलेट करना चाहें, द एनर्जी इन इंक्रीज, तो डेल्टा U अगर आपसे कैलकुलेट करने की कह रहा है तो उस सिचुएशन में आप कर सकते हो UF माइनस UI, UF हाफ CV2 का स्क्वायर माइनस हाफ CV1 का स्क्वायर, बस वैल्यू पुट कर देनी है। तो हाफ C की वैल्यू देखो माइक्रोफैराड में चेंज है, चेंज कर लेना, 6 × 10⁻⁻⁶। V2 की वैल्यू है 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 और माइनस हाफ इंटू 6 × 10⁻⁻⁶, और V1 की वैल्यू 10 उसका स्क्वायर करेंगे तो 100। अब देखो यहाँ से आप हाफ इंटू 6 ×
माइनस के 6 कॉमन ले लोगे तो 400 में से 100 सब करेंगे तो 300 और 2 से 1 काट दिया 3 बार, तो ये हो गया 300 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 जूल। या तो आप माइक्रो जूल लिख सकते हो या फिर आप जो है 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 जूल लिख सकते हो। तो इसलिए ये आंसर हो गया इसका। तो आप देखिए इसमें चॉइस देखते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 3 नहीं 9 होगा भाई, गलती करी, 3 इंटू 3 900 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 जूल। ए चॉइस 73 की ए चॉइस इज द राइट आंसर। 73 का ए इज द राइट आंसर। 74 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 74 रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 74, a battery is used to charge a parallel plate capacitor till the potential difference between the plate becomes equal to the EMF of the battery। बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर बैटरी को हम चार्ज कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, till potential difference of the plates of becomes equal to the EMF of the battery, the ratio of energy stored in the capacitor and work done by the battery will be। तो लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, अभी अनचार्ज है ना, अभी अनचार्ज है, कोई चार्ज नहीं है इस पर। अब इसको चार्ज करना है एक बैटरी से। कब तक चार्ज करना है? जब तक इस कैपेसिटर के प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस बैटरी के ईएमएफ के इक्वल नहीं हो जाता। तो चार्ज करने में ये बैटरी इसको एनर्जी सप्लाई करेगी। इस कैपेसिटर को चार्ज करने में जितनी एनर्जी सप्लाई करेगी दैट मीन्स वर्डन बाई बैटरी। ये वर्ड यूज किया ना, वर्डन बाई बैटरी। तो लेट कर लेते हैं पहले, लेट की कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर वो सी है, और ईएमएफ ऑफ द बैटरी, ईएमएफ ऑफ द बैटरी वो आपका वी है। तो इस कैपेसिटर को कितना चार्ज सप्लाई करेगा ये भाई? तो बैटरी इतना है तो चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर, चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर, कितना चार्ज देगा बैटरी कैपेसिटर को? Q बराबर CV, इतना। तो कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी भाई इतनी चार्ज देने में? एनर्जी सप्लाइड बाई बैटरी, बाई बैटरी इज इक्वल टू कितना? वर्क डन बाई बैटरी। इस चार्ज को इस कैपेसिटर को देने में कब तक चार्ज करना है? जब तक का इसका पोटेंशियल डिफरेंस और प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ना हो जाए। तो कितना वर्डन करना पड़ेगा भाई चार्ज को इतना चार्ज सप्लाई करने में? तो क्यू चार्ज को सप्लाई करना है और तब तक करना है जब तक इस कैपेसिटर की प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के ईएमएफ के इक्वल ना हो जाए। तो भाई वर्डन आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज ही होता है। तो कितना वर्डन करना पड़ेगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो कितना वर्डन करना पड़ेगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। इतना तो वर्क करना पड़ेगा। एक चॉइस तो हमसे यही कह रहा है, वर्डन बाई बैटरी विल बी, और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एंड वी नो दैट, आप जानते होंगे कि एनर्जी स्टोर्ड कितना करता है कैपेसिटर? एनर्जी, अब इसका डेरिवेशन तो नहीं करेंगे, स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर, कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है? तो U बराबर हाफ CV स्क्वायर कह सकते हो, हाफ QB कह सकते हो, और हाफ Q स्क्वायर बाई CV कह सकते हो। देखो इस अगर आपको इससे ये लेके आना है तो कैसे आएगा? तो देखो Q इक्वल टू कितना है हमारा? Q इक्वल टू कितना है? CV। तो Q अगर इक्वल टू CV है, अगर Q इक्वल टू CV है और आपको V
सी हटाना है तो सी इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, क्यू बाई वी। तो ये एनर्जी है हाफ सी वी स्क्वायर। अगर आप यहाँ हाफ सी की वैल्यू जो है क्यू बाई वी पुट कर दोगे तो वी स्क्वायर, तो देखो कैंसिल होके हाफ क्यू भी आ जाए। तो इस वाले फॉर्मूले से आप चेंज कर सकते हो। इतनी एनर्जी स्टोर करता है। बड़ी अजीब बात है कि अगर बैटरी ने इतनी एनर्जी सप्लाई करी और स्टोर इतनी कर गई, तो बाकी की एनर्जी देखो, ये तो क्यू भी है और ये हाफ क्यू भी है, तो बाकी की एनर्जी गई कहाँ। तो जानते हो इस कैपेसिटर को चार्ज करने में, चार्ज वाली जब जब कैपेसिटर को चार्ज वाली प्रोसेस होती है ना, तो इसमें करंट फ्लो करती है वायर में। और जैसे वायर हीटअप होता है, और वायर हीटअप होता है तो कुछ हीट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी लॉस हो जाती है। कितनी एनर्जी लॉस हुई होगी हीट एनर्जी के फॉर्म में, अगर वैसे पूछा तो नहीं है, अगर पूछता तो कितनी एनर्जी लॉस हुई एज हीट, तो हम कहते हैं एनर्जी लॉस्ट एज हीट, एज हीट। तो हम लिखते लॉस्ट कितनी हुई, तो बेटा एनर्जी सप्लाई कितनी करी, क्यू बी, और उस कैपेसिटर ने एनर्जी स्टोर कितनी करी, हाफ क्यू बी। सो कितनी एनर्जी लॉस्ट हुई, हाफ क्यू बी। तो आधी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है और आधी एनर्जी स्टोर होती है। तो आप लिख सकते हो कि हाफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट while चार्जिंग दी कैपेसिटर, चार्जिंग दी कैपेसिटर। आधी एनर्जी लॉस हो जाएगी कैपेसिटर को चार्ज करने में। जब कैपेसिटर चार्जिंग प्रोसेस में होता है तो इस कैपेसिटर में डीसी करंट फ्लो करती है, और जब डीसी करंट फ्लो करेगी तो वायर हीट अप होगा और उसमें एनर्जी लॉस्ट होगी एज अ हीट। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड वर्क डन बाय द बैटरी विल बी। तो हमसे तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर दैट मीन्स यू, और वर्क डन ये पूछा है क्वेश्चन में। सो ये तो हाफ क्यू बी है और ये क्यू बी है, तो क्यू बी से क्यू बी कैंसिल आ गया, तो 1/2 रेशियो आ गया 1:2 या हाफ। तो देखिए इसलिए इसकी जो चॉइस होनी चाहिए सी, 74 का सी इज द राइट आंसर, 74 का सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमने 74 कर लिया। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन रीड करिए आप तब तक। 75 3 concentric spherical cells have radii a b c, a less than b less than c, and have surface charge densities plus के sigma, minus के sigma and plus के sigma respectively. If VA and VB and VC denoted the potential of 3 cells, then C is equal to A plus B. We have VC is equal to VB does not equal to VA. चॉइस रखी है 4। रीड कर लीजिए आप, क्वेश्चन रीड कर लिया, अगेन रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 75। देखो इसके लिए पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले आपको फॉर्मूले थोड़ा सा लर्न कराऊं, तो उसके बाद करेंगे इसको। तो आपको देखो मैं फॉर्मूला लर्न करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 75, जानते हो अगर कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ये स्फेरिकल कंडक्टर है ना, मान लो सिंगल एक ही स्फेरिकल कंडक्टर है, ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस लेट कर लेते हैं कैपिटल आर है, और ये चार्ज है इस पर डिस्ट्रीब्यूट है पूरे सरफेस पर, ऐसे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब ये 3 पॉइंटों पर हम इसके पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। एक आउटसाइड, तो एक तो निकाल सकते हैं हम आउटसाइड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, और एक निकाल सकते हैं हम सरफेस पर, और एक निकाल सकते हैं इनसाइड। बस इन तीनों पॉइंटों पर ध्यान देना है। जानते हो सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम लेट करते हैं स्मॉल आर। नेम पे ध्यान दीजिए, स्मॉल आर का नेम क्या है, सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट, दैट मीन जिस पॉइंट पर आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो उस पॉइंट तक की डिस्टेंस को हमने लेट किया है स्मॉल आर। जैसे हम अगर मैं इस वाले पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, ये पॉइंट इस कंडक्टर के इनसाइड है आउटसाइड है, ये पॉइंट चेक करना होता है जब भी आप पोटेंशियल कैलकुलेट करो। तो जैसे इस पी पॉइंट पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ
तो ये P पॉइंट इस वाले स्फेरिकल कंडक्टर के इनसाइड है या आउटसाइड है? तो अब बताइए कैसा है, इनसाइड या आउटसाइड? तो P पॉइंट इस समय आउटसाइड है, तो हम आउटसाइड निकाल लें। और स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से। देखो अगर इस P पॉइंट पे निकाल लें तो स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से। तो इम्पॉर्टेंट है आपको जब भी किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करो तो ये चेक कर लो कि वो पॉइंट P उस कंडक्टर के इनसाइड या आउटसाइड या सरफेस। अगर आउटसाइड है, चेक कर लिया आपने, अगर आउटसाइड है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आउटसाइड निकालते हैं तो उसको लिखते हैं 1/4πε0। आप इस कंडक्टर की वजह से P पॉइंट पे निकाल रहे हो तो इस कंडक्टर के सरफेस पे कितना चार्ज है वो चेक करिए। तो Q चार्ज है तो Q लिख लीजिए। और सेंटर से इस आउटसाइड वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस, बस इंपॉर्टेंट है चार्ज कौन सा लिखना है, डिस्टेंस कौन सी लिखनी है। तो आपको 3 पॉइंट हैं इसमें। एक, हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, वो पॉइंट आउटसाइड इनसाइड सरफेस चेक करिए। नंबर 1, जब चेक कर लें कि आउटसाइड है तब फिर फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं आउटसाइड में, तो कंडक्टर के सरफेस पे कितना चार्ज है, ये दूसरा पॉइंट चार्ज चेक करते हैं कि चार्ज कौन सा लिखना है। और तीसरा पॉइंट डिस्टेंस कौन सी लिखनी है, सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस लिखनी होती है, सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस लिखनी होती है जो कि आर है। सो आर, स्मॉल आर है। तो देखो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। अगर अब हम द्वारा से, अगर इसी कंडक्टर को मैंने द्वारा से बना लिया, इसकी रेडियस है आर और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है सरफेस पर क्यू, लेकिन अब के मेरे को पोटेंशियल इस वाले पॉइंट पे निकालना है। अब ये बताओ ये पॉइंट सरफेस पर इस कंडक्टर के आउटसाइड है या इनसाइड है? तो सबसे पहले यही चेक करो, जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले ये चेक करिए वो पॉइंट आउटसाइड है, इनसाइड है या सरफेस पर है। तो सरफेस पर है, तो सरफेस पर है तो सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस को हम स्मॉल आर लेट करते हैं। तो यहाँ पे अब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। देखो सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस स्मॉल आर है। अब सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, तो सरफेस पर जो पोटेंशियल लिखते हैं तो 1/4πε0 क्यू, इस कंडक्टर पे कितना चार्ज है वो लिख लिया। ध्यान दो कि कौन सी डिस्टेंस लिखते हैं यहाँ, तो सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस लिखते हैं जो कि कैपिटल आर है। तो यहाँ बराबर है स्मॉल आर कैपिटल आर, तो आप कैपिटल आर लिख सकते हो। सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस, सरफेस पे निकालना है तो सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस, आउटसाइड निकालना है तो सेंटर से आउटसाइड वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस। ठीक है, चलिए अब बात कर रहे हैं तीसरा द्वारा से। एक फिर द्वारा से मैंने यही वाला स्फेरिकल कंडक्टर बना लिया और इस पर भी चार्ज आपका सेम टू सेम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है सरफेस पर। कितना चार्ज है क्यू और इसकी रेडियस कैपिटल आर है। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लें इस वाले पॉइंट पर P पर, जो सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस स्मॉल आर है, O से P तक की डिस्टेंस स्मॉल आर है। अब देखो इस वाले पॉइंट पे निकालने हैं तो सबसे पहले ये चेक करते हैं ये वाला पॉइंट इनसाइड है कंडक्टर के, आउटसाइड है या सरफेस पर है। तो कहाँ पर है देख के बताइए, आप चेक करके बताइए पॉइंट कहाँ पर है, आउटसाइड इनसाइड सरफेस। तो आउटसाइड इनसाइड है और इनसाइड अगर होता है तो स्मॉल आर लेस देन हो गया कैपिटल आर। तो देखो सबसे पहले यही चेक करिए कि इनसाइड है आउटसाइड है। अगर इनसाइड है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इनसाइड वाला, तो 1/4πε0 चार्ज लिख लेंगे सरफेस वाला, कंडक्टर पे कितना चार्ज है अपॉन। आउटसाइड अगर निकालना, इनसाइड निकालना है, यहाँ डिस्टेंस कौन सी लिखेंगे, सरफेस वाली, क्योंकि इनसाइड किसी भी पॉइंट पर इनसाइड पोटेंशियल निकालोगे तो इक्वल होता है सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल। बस यही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ डिस्टेंस आपकी इनसाइड निकाल रहे हो तो ये वाली डिस्टेंस नहीं आएगी। आपने जो सरफेस पे पोटेंशियल निकाला था उतना ही पोटेंशियल इनसाइड एवरी पॉइंट पर होगा। तो इनसाइड तो सरफेस पे कितना होता है 1/4πε0 क्यू बाई कैपिटल आर लिखते हैं, सरफेस तक की डिस्टेंस लिखते हैं। अगर जानते हो आप सेंटर पे भी निकालते ना, सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, तो सेंटर पर भी इतना ही होता है स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से, क्योंकि इनसाइड में सेंटर भी आता है तो सरफेस के इक्वल होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है इनसाइड। और कितना कांस्टेंट रहता है, जितना सरफेस पर होता है। तो इसीलिए आप ध्यान से सुनना अच्छी तरीके से कि अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करिए। अगर आउटसाइड निकालने हैं तो चार्ज तो स्फेरिकल कंडक्टर का ही लिखना है, और आउटसाइड निकालने हैं तो सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस लिखनी है। सरफेस पे निकालना है तो सेंटर से डिस्टेंस पे ध्यान दीजिए, सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस लिखनी है। और इनसाइड निकालना है तो आप सरफेस वाला ही निकालो,
अगर पॉइंट इनसाइड हो तो आप ये वाली डिस्टेंस नहीं लिख सकते, सेंटर पे भी निकालना है तब भी सरफेस वाली डिस्टेंस, सरफेस पे जितना पोटेंशियल जितना सरफेस पे निकालते हैं उतना ही होगा। बस यही कंसेप्ट है, खत्म। चलो क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने इस पर ध्यान दिया होगा तो क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। 75, अब 75 क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 75 में कह रहा है 3। अच्छा एक चीज़ और बता दूं फिर बताते हैं। अगर बाई चांस इसमें सरफेस चार्ज ना गिवन होके सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है क्यू सिग्मा। देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। अब देखो चार्ज इस सरफेस पर है तो इसी का एरिया लिखना है, जिस पे ये चार्ज हो उसी का एरिया लिखना होता है यहाँ। तो देखो सिग्मा चार्ज है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज क्यू है। अगर इसका सरफेस एरिया लिखूँ तो इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, तो इसका चार्ज ओवर सरफेस एरिया 4πr²। तो अगर आपको क्यू को चेंज करना हो सिग्मा के टर्म में तो सिग्मा इंटू 4πr²। तो आप चाहो तो यहाँ क्यू की जगह पर आप कितना पुट कर सकते हो, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr²। ठीक है, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में चाहिए तो। लेकिन चार्ज इस सरफेस पर है तो इसी सरफेस का एरिया लिखना, जिस सरफेस पर चार्ज उस सरफेस का एरिया। ठीक है, फॉर्मूला ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 अब स्टार्ट करते हैं। 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स हैव रेडियाई ए बी सी, और सी सबसे बड़ा रेडियस है, बी उससे छोटा है और ए उससे छोटा है। तो देखो बना लेते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे बनाएं तो ज़्यादा बेटर है। कि मेरे पास 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल हैं, एक साफ ये रहा और दूसरा स्फेरिकल सेल भी बना लेता हूँ, ये दूसरा स्फेरिकल सेल है, और तीसरा भी बना लेता हूँ कि ये तीसरा स्फेरिकल सेल है। तो देखो इसकी रेडियस सबसे कम दिखा देता हूँ, ए है, इसकी रेडियस ये वाली बी है और ये वाली रेडियस इसकी सी है। सबसे बड़ी रेडियस सी बताई थी, सी इज ग्रेटर देन बी, और बी ए सबसे छोटी बताई थी। ठीक है, अब इस वाले सरफेस पर कितनी चार्ज डेंसिटी है, रेस्पेक्टिवली इस पर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है, इस पर माइनस के सिग्मा दे रखा है, इस पर प्लस के सिग्मा दे रखा है, और सी की वैल्यू गिवन है आपको ए प्लस बी। और वी ए बी बी सी बी क्या है, वी ए बी 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 सी डिनोटेड द पोटेंशियल ऑफ द 3 सेल्स। मतलब एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं यहाँ, ए पॉइंट का पोटेंशियल है वी ए, बी पॉइंट का पोटेंशियल है बी सी, और सी पॉइंट का पोटेंशियल है बी सी। ठीक है, तो ये वी ए कैलकुलेट करना है आपको, वी ए बी 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 सी कैलकुलेट करके रिलेशन चेक करना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अब देखो इसमें 3 स्फेरिकल सेल हैं, एक एक करके एक पॉइंट ए पे पोटेंशियल निकाल लें। तो देखो थोड़ी देर के लिए इस पर चार्ज में Q1 लेट कर लेता हूँ, इस पर Q2 लेट कर लेता हूँ, और इस पर Q3 चार्ज लेट कर लिए। इस पर Q1 चार्ज है, इस पर Q2 है, इस पर Q3 है, लेट कर लिया मैंने, लेट गिवन नहीं, लेट किया। तो देखो ए पर कैसे पोटेंशियल निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेट निकाल लेते हैं सीधा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो तीनों सेलों की वजह से निकालोगे ए पॉइंट ऑफ पोटेंशियल की केवल एक सेल की वजह से, तो नेट निकाल ले हो पॉइंट ए पे पोटेंशियल। तो हम पहले इस छोटे वाले सेल, इसको 1 सेल बोल लेते हैं, इसे 2 सेल, इसे 3 सेल, 3rd सेल। तो पहले 1 सेल की वजह से ए पॉइंट ऑफ पोटेंशियल निकालेंगे, फिर 2 सेल की वजह से ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे, फिर 3 सेल वाले की वजह से पॉइंट ए का पोटेंशियल निकालेंगे। और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तीनों का पोटेंशियल ऐड कर देंगे तो नेट पोटेंशियल निकल आएगा ए पॉइंट का। तो ए पॉइंट का नेट पोटेंशियल निकालने के लिए वी ए, तो मैं पहले सेल 1 की वजह से ए पॉइंट पोटेंशियल निकाल रहा हूँ। आप बाकी के सेल 2 और 3 पर ध्यान मत दो, केवल सेल 1 पर ध्यान दो कि सेल 1 की वजह से पॉइंट ए का पोटेंशियल निकाल रहे हो। तो सेल 1 के लिए, इस वाले सेल 1 के लिए पॉइंट ए लाई कर रहा है सरफेस पर, इनसाइड या आउटसाइड। सेल 1 के लिए, केवल सेल 1 की वजह से निकाल रहे हो, सेल 1 के लिए ये पॉइंट कहाँ है, इनसाइड है, आउटसाइड है, सरफेस पर है। तो मेरे को तो सरफेस पर दिखाई दे रहा है, सेल 1 के सरफेस पर है ये पॉइंट, तो सरफेस वाला फॉर्मूला लगा दो। और सरफेस वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो 1/4πε0, सेल 1 की से निकाल लें तो चार्ज कितना है Q1, तो Q1 लिख लो। और सरफेस पे निकालते हैं तो सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस लिखते हैं जो कि कितनी है, ए लिख दिया।
ये सेल 1 की वजह से ए पॉइंट का पोटेंशियल हो गया, प्लस लगा लो। अब सेल 2 की वजह से निकाल रहे हैं तो आपको सेल 2 पे ध्यान देना है, सेल 1 पे नहीं ध्यान देना है, सेल 3 पे नहीं ध्यान देना है। सेल 2 की वजह से ए पॉइंट पर कितना पोटेंशियल। तो देखो सेल 2 के लिए पॉइंट ए कहाँ है, सबसे पहले ये चेक करो सेल 2 के लिए पॉइंट ए कहाँ है, इनसाइड आउटसाइड सरफेस। तो सेल 2 के लिए ये पॉइंट सर इनसाइड है, और इनसाइड होता है तो सरफेस का पोटेंशियल लिखते हैं। तो सेल 2 के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा उतना ही पॉइंट ए पर होगा, क्योंकि सेल 2 के लिए पॉइंट ए इनसाइड है और सेल 2 के लिए पॉइंट ए इनसाइड है, तो सेल 2 के सरफेस पे पोटेंशियल निकाल लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सेल 2 का चार्ज और सेल 2 के सरफेस तक का डिस्टेंस लिखना है, सरफेस तक का डिस्टेंस जो कि है बी, तो बी लिख लिया। प्लस अब सेल 3 की वजह से निकालना है, तो सेल 3 के लिए पॉइंट ए कहाँ है, इनसाइड, और इनसाइड है तो सेल 3 के सरफेस पे पोटेंशियल निकाल लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 और सरफेस तक की डिस्टेंस हो गई सी। सेल 3 के सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस सी, देखो ये आ गया। अब यहां से आप देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 की वैल्यू पुट करनी है, तो देखो Q1 को सिग्मा के टर्म में लाना पड़ेगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू सेल 1 के लिए, सेल 1 के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, चार्ज है Q1 और इसका एरिया कितना होगा, रेडियस ए है तो 4 पाई ए स्क्वायर। तो जो चार्ज आ जाएगा Q1 सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर। ऐसे सेल 2 के लिए करोगे, सेल 2 के लिए तो उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस के सिग्मा है, चार्ज लेट किया उस पर Q2 आपने, और उसकी सरफेस एरिया निकालोगे तो उसकी रेडियस बी है तो 4 पाई बी स्क्वायर। सो Q2 की वैल्यू निकल आएगी माइनस के सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर। और ऐसे ही सेल 3 के लिए करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ Q3 सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर। देखो ये Q3 की वैल्यू हो गई, ये Q2 की वैल्यू हो गई और ये Q1 की वैल्यू हो गई, और सारी वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो Q1 की वैल्यू आपने पुट की सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर ओवर ए प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस का आ जाएगा, क्योंकि Q2 की वैल्यू माइनस में, सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर बाई सी, है ना। देखो एक सी से सी कैंसिल, एक बी से बी कैंसिल और एक ए से ए कैंसिल, और आपका देखो कॉमन क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ गया, सब में से है। सिग्मा इंटू 4 पाई भी कॉमन आ गया, सब में है। तो यहाँ क्या बचा ए, यहाँ क्या बचा बी और यहाँ क्या बचा सी, ठीक है। तो प्लस के सी, देखो ये वी ए की वैल्यू आ गई। अब थोड़ा सा मैं फास्ट करूंगा, अगर आपको वी ए समझ में आया हो तो ऐसी बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। अब नेट पोटेंशियल निकालना पड़ेगा हमें बी पॉइंट पर, नेट। अब एक काम और कर लो पहले, तब आगे बढ़ाना। 1/, फिर दोबारा से करना पड़ेगा नहीं, 4 पाई, देखो 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल हो गया, तो ये आ गया सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सी की वैल्यू हमें गिवन थी यहाँ पर क्वेश्चन में ए प्लस बी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो सी की वैल्यू पुट कर दो बेटा आप यहाँ, फिर दोबारा से करना पड़ेगा, क्या फ़ायदा, ए प्लस बी। देखो बी से बी कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई सिग्मा इंटू 2a ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो वी ए की वैल्यू इतनी निकली। अब ऐसे ही नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तीनों सेलों की वजह से बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल नेट लिख रहे हैं, तो सेल 1 की वजह से निकालेंगे। सेल 1 के लिए ये बी पॉइंट कहाँ है, अब सेल 1 को देखिए ओनली, सेल 1 के लिए बी पॉइंट आउटसाइड, और आउटसाइड होता है तो सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस लिखते हैं, जो कि कितनी है बी। सेंटर से आउटसाइड पॉइंट बी है, बी तक की डिस्टेंस लिखनी है। सेल 1 के लिए बी पॉइंट आउटसाइड, ध्यान से देखिए आउटसाइड दिखाएगा, सेल 1 के लिए आउटसाइड, सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस बी, इसलिए बी आएगा। तो लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 ओवर बी, ठीक है। सेल 2 के लिए देखो, सेल 2 के लिए बी पॉइंट कहाँ है, सरफेस पर, तो सेल 2 के लिए बी पॉइंट सरफेस पर, तो सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस जो कि बी ही होगी, है ना। तो बी लिख देता हूँ, बस सेपरेशन पे तो ध्यान देना है कि कौन सी सेपरेशन। सेल 2 के लिए कर रहे हैं तो चार्ज सेल 2 का और सेपरेशन सरफेस तक की। सेल 3 के लिए
सेल 3 के लिए बी पॉइंट कहाँ है, इनसाइड, और इनसाइड होता है तो सरफेस वाली लिखते हैं, तो सेल 3 के सरफेस पे जितना होगा उतना इनसाइड एवरी पॉइंट पर होगा, तो सेल 3 के सरफेस तक की डिस्टेंस कितनी है, सी। सो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 डिवाइड बाई सी। अब देखो इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 की वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई A² ओवर बी, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस आ जाएगा यहाँ सिग्मा इंटू 4 पाई B² ओवर बी, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा इंटू 4 पाई C² ओवर सी, सॉरी बी C² आएगा, सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ से तो भाई कट नहीं रहा ये, लेकिन यहाँ से बी कट जाएगा, बी से बी, और यहाँ सी से सी कॉमन क्या आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ गया, और सिग्मा इंटू 4 पाई कॉमन आ गया, यहाँ बचा A² अपॉन बी, माइनस यहाँ बचा बी, प्लस यहाँ बचा सी, है ना, ए बचा। तो सॉल्व कर लीजिए, इसे 4 पाई से तो 4 पाई काट दीजिए, तो ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये A² अपॉन बी है, प्लानस के बी है, और सी की वैल्यू है A प्लस बी, ऐसे, तो बी से तो बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये सॉल्व करने पर आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू मल्टीप्लाइड में A² अपॉन बी माइनस प्लस का ए, प्लस का ए, ये चॉइस आ गई बी बी, है ना, सॉरी थोड़ा सा कट गया हो तो ये बी, ये बी बी आ गया। ऐसी बी सी निकाल लेते हैं बेटा, अगले पेज पे निकाल देता हूँ। बी सी निकालने के लिए अगला पेज के लिए आपको फिगर तो चाहिएगा, तो फिगर देख लेते हैं, ये रहा, तो वी सी। अब सी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लें नेट, तो पहले सेल ए के लिए निकालें, तो सेल ए के लिए सी पॉइंट आउटसाइड, और आउटसाइड है इसीलिए आउटसाइड तक की डिस्टेंस लिखेंगे, तो Q1, और सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस सी है, तो सी आ जाएगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सेल 2 के लिए करेंगे, तो सेल 2 के लिए सी पॉइंट आउटसाइड है, तो सेंटर से आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस लिखेंगे, तो Q2 आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस सी है, और सेल 3 के लिए देखेंगे तो सरफेस पर है, तो सेल 3 के लिए सरफेस पर, तो सरफेस तक की डिस्टेंस लिखेंगे जो कि सी है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 की वैल्यू, तो Q1 है सिग्मा इंटू 4 पाई A² ओवर सी, प्लस माइनस आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा इंटू 4 पाई B² ओवर सी, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा इंटू 4 पाई C² बाई सी, है ना, सब में सी है नीचे, केवल यहाँ से सी कटा, तो देखो यहाँ से आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और सिग्मा इंटू 4 पाई कॉमन ले लोगे, तो इधर आएगा A² बाई सी माइनस B² बाई सी और प्लस का सी, बस ये आएगा, ये तो आया, ठीक है, गलती तो नहीं कि A² बाई सी, B² बाई सी और सी बाई सी, ठीक है, ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहाँ आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ से आप एक काम करिए, सी एलसीएम ले लीजिए, ऐसे, तो ये हो गया A² माइनस B² प्लस C², ये आ गया बेटा, वैल्यू पुट कर देते हैं सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, A² माइनस B² सी की वैल्यू A प्लस बी उसका होल स्क्वायर, और नीचे सी की वैल्यू A प्लस बी, सॉल्व करते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट A² माइनस B² प्लस A² प्लस B² माइन प्लस के 2AB डिवाइड बाई A² A प्लस बी। अब देखो B² से तो B² कैंसिल हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये 2A² हो गया प्लस 2AB, नीचे A प्लस बी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब इसमें से 2A कॉमन ले लें, तो A प्लस बी बचेगा डिवाइड बाई A प्लस बी, और A प्लस बी से A प्लस बी कट गया, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2A। तो अभी आपने देखा होगा कि VA और VC तो बराबर आ रहा है, लेकिन VB बराबर नहीं आ रहा, चेक करा दूंगा अभी थोड़ी देर में, पहले VC देख लो, VC की वैल्यू कितनी है ये, और VA की वैल्यू चेक करा देता हूँ मैं आपको। VA की वैल्यू जो है वो आ रही है, ये रही, देखो सेम आ रही है, सिग्मा 2A एप्सिलॉन नॉट, यही आ रही है, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट 2A,
और वी की वैल्यू अलग आ रही है, इसलिए चॉइस बनती है इसमें, चॉइस बन गई ये वाली कि इक्वल है वी ए बराबर वी सी, वी ए बराबर वी सी, यही चॉइस बनी ना, वी और वी सी बराबर, और बी डज नॉट इक्वल टू डी चॉइस 75 का डी, ठीक है ना, ये चॉइस बनी देखो बेटा आपकी, ये बनी। पढ़ते रहिए एंड खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।